Good day to all. Welcome to N4 Financial and Management Services channel. Myself, Namit Kumar Chaudhary, a management consultant having 25 years of corporate and consultancy experience. I am thrilled to have you here on my first video to help individuals and businesses navigate the world of finance and investment. To start with, आज हम रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन के बारे में जानेंगे। की पॉइंट्स जो कि हमें बहुत जरूरी है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के समय कंसीडर करना, और क्या क्या रिस्क हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं और उन रिस्क को कैसे मिटिगेट करें। अगर हमें अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो रिस्क का असेसमेंट और उसका मिटिगेशन बहुत जरूरी है। डिफरेंट एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड रियल एस्टेट में किस तरह की रिस्क हो सकती हैं और उसे कैसे हम मिटिगेट करें। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की रिस्क हमारे इन्वेस्टमेंट पे हो सकती है और उसे कैसे मिटिगेट करें। इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनीज के परफॉर्मेंस की वजह से भी हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए रिस्क असेसमेंट करना और मिटिगेशन की प्लानिंग की स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से कितने तरीके के रिस्क हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है मार्केट रिस्क। अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें तो यह एक सिस्टमैटिक रिस्क है। मार्केट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आता है आरबीआई की तरफ से, या जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, लास्ट हमने 2020 में कोविड देखा था, तो इन सब की वजह से मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी आएगी उसे हम सिस्टमैटिक रिस्क या फिर मार्केट रिस्क बोलते हैं। इसकी वजह से हर कंपनी, हर एसेट क्लास, हर इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम अपने फंड को डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज आउट रिटर्न आ सकता है। दूसरा है इन्फ्लेशन रिस्क। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, आरबीआई इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज करती है। अभी 5% इन्फ्लेशन है, अभी 6% है, कभी 4% है। तो इन्फ्लेशन से हमें अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रखना है। इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो जो पैसे की वैल्यू, जो रुपए की वैल्यू आज है, वो आज से सर्टेन पीरियड के बाद सेम नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन की वजह से हमेशा परचेजिंग पावर कम होता है। इससे भी मिटिगेट करने के लिए हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, डिफरेंट एसेट क्लास में हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि ऑन एन एवरेज हमारा रिटर्न बेटर हो। अगर हम एक एग्जांपल लें इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट पे कैसे इंपैक्ट आएगा, तो हम अगर बैंक में एफडी करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर आप 7%, 7.5%, 6% जो भी आपका एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, उसमें अगर आप इन्फ्लेशन को डिडक्ट करेंगे तो 1 या 2%, सो रियल टाइम आपके फंड की ग्रोथ जो माइनस करने पे 1-2% आई वही होगी। अगर हम तीसरे रिस्क की बात करें तो इट्स अ रेगुलेटरी और पॉलिटिकल रिस्क। किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कहीं भी पॉलिटिकल रिस्क, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो अपने हिसाब से टैक्स में चेंजेस करेंगी या कोई पॉलिसीज नया लेके आती हैं या टैरिफ में चेंजेस होती हैं, तो इन सब वजह से भी मार्केट पे इंपैक्ट आता है। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री में अपने इन्वेस्टमेंट को करें, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न ऑन एन एवरेज बेटर रहे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हर इंडस्ट्री में टैक्स बढ़ा दिया जाए। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये एसेस करके और फिर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। फोर्थ है डिफॉल्ट रिस्क। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी डेवलपर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, सक्सेस रेट क्या है, टाइम लाइन क्या है, क्या वो अपने प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करते हैं, क्योंकि उस वजह से भी आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं मिलेगी, अगर डिले है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 साल 10 साल में डिलीवरी नहीं मिली है, तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी रिस्क में है। आपके रिटर्न उस हिसाब से काफी लोअर साइड पे जाएगा। तो इन सब चीजों को भी हमें एसेस करना चाहिए और मिटिगेट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डिफरेंट कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी अगर डिफॉल्ट होती है उस इंडस्ट्री की तो जरूरी नहीं है सारी कंपनी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो रिस्क, फिफ्थ रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। आपको जब फंड्स की जरूरत है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, कल को कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी
इमरजेंसी है या एजुकेशन इन इमरजेंसी में आपको फंड की जरूरत पड़ती है, तो कितनी जल्दी आप वो इन्वेस्टमेंट इन कैश कर सकते हैं, यह भी एसेस करना बहुत जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी आप कैश कर सकते हैं, कितना लिक्विड कैश आपके पास आ सकता है, यह भी एसेस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप 1 से 2 दिनों में अपना शेयर बेच सकते हैं और आपके फंड 2 से 3 दिनों में आपके पास आ सकता है बैंक में। तो सेम वे यू नीड टू प्लान शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म कि कब कहां कैसे फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है और फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। अब हम बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की। अभी तक तो हमने 5 तरीके की रिस्क की बात की है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो ग्रोथ ऑफ फंड है वो इंपैक्ट कम से कम हो। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखना है वो हम अपने इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एसेट क्लास करेंगे। जैसा हम जानते हैं इक्विटी क्लास हो गया, आपका फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटीज हो गई, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करके हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे। विद इन एसेट क्लास भी हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, एक इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें। इन सब चीजों से क्या है हमारे लिए ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहेगी। सेम वे जैसे अक्रॉस द एसेट हो गया, अक्रॉस द सेक्टर्स हो गया, हम एसेट एलोकेशन भी डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट क्लास में पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। एक की कंपोनेंट है पीरियोडिकली रीबैलेंसिंग। हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग पीरियोडिकली रिव्यू के बाद भी करते रहेंगे, जिसकी वजह से भी हमें रिस्क इंपैक्ट कम रहेगा। इसके बाद हम आते हैं मॉनिटरिंग। हम अपने इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम रेगुलरली करते रहेंगे। कब कहां क्या मैन्यूवरिंग की जरूरत है, कहां से इन्वेस्टमेंट कम करना है, कहां पे ज्यादा करना है, एक एसेट किस एसेट क्लास की फ्यूचर के हिसाब से पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, किस सेक्टर की पॉसिबिलिटीज अच्छी बन रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मॉनिटर भी करेंगे और फिर रीबैलेंसिंग साथ में करते रहेंगे। दैट विल ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो आवर फंड रैपिडली। अगर हम इस पूरे रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन सब्जेक्ट को कंक्लूड करें तो एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिस्क क्या हो सकती हैं, कितने तरह के हो सकती हैं, सबके बारे में हमने विस्तार से बात की है। तो इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए हम अपने स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम रिस्क को मिटिगेट करें। हम अपने फंड्स, अपने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे एसेट क्लास में, फिर इंडस्ट्रीज में, फिर सेक्टर्स में, और इन सब तरीकों से हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। रेगुलर असेसमेंट हम अपने फंड्स की करेंगे, हम अपने इन्वेस्टमेंट की करेंगे, इससे भी हमें बहुत मदद मिलेगा। होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप रिस्क और मिटिगेशन के बारे में समझ पाए होंगे। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू so much for watching.